हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत पत्र रहा। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार शानदार ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, जो हमारी क्लास है एएलपी साइंस की शानदार ज़बरदस्त क्लास है। इस क्लास में हम पहले एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्लास के अंत में हम वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास आपके लिए बहुत ही खास हो जाती है, क्योंकि एग्जाम के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं और ये क्लास आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट क्लास होने वाली है। साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने, खुराना ने, डीब्रिच ने या केल्विन ने? तो साथियों, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। क्या किया था? डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले खुराना ने किया था। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न साथियों, डीएनए अंगुली छाप। हमारा प्रश्न क्या है कि डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? जी हाँ साथियों, जो डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग होता है वह किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता की, बलात्कारी की, चोर की या उपयुक्त सभी? तो साथियों, माता पिता पता कर लगाना हो तो डीएनए से पता लगा सकते हैं, बलात्कारी का पता लगाना है तो उसका पता लगा सकते हैं, चोर को पकड़ना है तो डीएनए के द्वारा ही पता लगा सकते हैं। इसलिए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ साथियों, डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गैर एल्ब्यूमिन, या बी हिस्टोन, या सी गैर हिस्टोन, या डी एल्ब्यूमिन? तो साथियों, डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोन। क्या हो जाएगा? हिस्टोन। डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे हिस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोन कहते हैं। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? विषाणुओं में होता है। जी हाँ साथियों, विषाणुओं में होता है। विषाणुओं में क्या होता है? केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल डीएनए, या तो आरएनए या डीएनए? तो साथियों, विषाणुओं में क्या पाया जाता है? ध्यान देना है, या तो आरएनए या डीएनए। क्या पाया जाता है विषाणुओं में? या तो आरएनए या डीएनए। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों? पौधों को संक्रामित। जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है कि पौधों को संक्रामित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? हमारा प्रश्न को समझते हैं। पौधों को संक्रामित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? एकल तंतुगुच्छ वाला डीएनए, या एकल तंतुगुच्छ वाला आरएनए, या दोहरे तंतुगुच्छ वाला डीएनए और आरएनए, या केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए? तो साथियों, पौधों को संक्रामित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तंतुगुच्छ वाला आरएनए। क्या हो जाएगा? एकल तंतुगुच्छ वाला आरएनए। ध्यान रहेगा क्या? सॉरी, केवल दोहरे वाला आरएनए हो जाएगा। ठीक है, एकल वाला नहीं, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तंतुगुच्छ जो होते हैं पौधों को संक्रामित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। जी हाँ साथियों, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? ऑप्शन ए है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी है स्टेफाइलोकोकस, या लैक्टोबैसिलस, या ईस्ट? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? सल्मोनेला, या राइजोबियम, या स्यूडोमोनास, या ई कॉली? तो साथियों, इनमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है वह है राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम, जो ज़्यादातर दाल वाले पौधों में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सिम्बियोटिक। जी हाँ, प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा लिखा हुआ है। मैं पढ़ के बतला देता हूँ, आप समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न हमारा है कि सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है। पहला तो प्रश्न यही हो गया कि सिम्बियोटिक कीटाणु कौन होते हैं जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है। इसमें ये किस पौधे में पाया जाता है? मटर में, गेहूं में, जेई में, या मक्का में? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मटर। क्या हो जाएगा? मटर। ये सिम्बियोटिक कीटाणु ही होते हैं जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन ही हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान देने का प्रयास करिएगा, वही प्रश्न आ गया, सेम लगभग रिलेटेड प्रश्न है, एग्जाम में कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। जी हाँ, जो फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन ए है मृतोपजीवी, ऑप्शन बी है प्रटोपघटनी या सहजीवी या इनमें से कोई ही। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सहजीवी। क्या हो जाएगा? सहजीवी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अनुवांशिक हेरफेर द्वारा। जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है कि अनुवांशिक हेरफेर द्वारा, प्रश्न को मैं पढ़ देता हूँ, आप समझने का प्रयास करिएगा कि अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथकों से विकसित जीवाणुओं को कौन सा जीवाणु विभेद समूह में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है कि अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथकत्वों से विकसित जीवाणुओं को कौन सा जीवाणु विभेद समूह में बिखेरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी है क्लीस्ट्रीडियम, या ऑप्शन सी है नाइट्रोसोमोनास, या ऑप्शन डी है स्यूडोमोनास। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास। जो होता है वही एक क्या होता है, निवारण करने के लिए, किसका निवारण करने के लिए? जीवाणु विभेद समूह में समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए स्यूडोमोनास जो है जीवाणु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या स्यूडोमोनास जीवाणु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रश्न है हमारा कि प्रशीतन रेफ्रिजरेशन में खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। क्यों मदद करता है? उसमें ऐसा क्या पाया जाता है? जीवाणुओं को मार देता है, या जैव रासायनिक क्रिया की दर को कम कर देता है, या एंजाइम क्रिया नष्ट कर देता है, या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक लेता है। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक जो क्रिया होती है उसकी दर को क्या कर देता है? कम कर देता है। इसलिए रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को रखा जाता है, किसमें? प्रशीतन में। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? जी हाँ साथियों, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है किण्वनीकरण, ऑप्शन बी है उर्वरीकरण, ऑप्शन सी है संदूषण, ऑप्शन डी है कंपोस्टिंग। तो अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना है, इसको क्या बोला जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा किण्वनीकरण। क्या बोलते हैं? किण्वनीकरण बोला जाता है। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को किण्वनीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छेत्रक किससे संबंधित है? जी हाँ, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है? छत्रक का संबंध किससे है? शैवाल से, फर्ण से, कवक से, या लाइकेन से? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनका संबंध किससे होता है? छत्रक का कवक से होता है। ठीक है, बरसात के दिनों में ऐसे पाए जाते हैं ना छत्रक, बहुत सारे आपने देखे होंगे। तो ये इनका संबंध किससे है? ये कवक में आते हैं। ठीक है, हमारे प्रश्न का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, सामान्य खाद्य छत्रक मशरूम क्या होती है? सामान्य खाद्य छत्रक मशरूम क्या होते हैं? कवकीय बीजाणु का पुंज, या कवक तंतु का प्रकार, या कसकर ठसासट भरे कवक जाल, या अलैंगिक बीजाणु पैदा करने वाली प्रयुक्त संरचना। तो सामान्य खाद्य छत्रक मशरूम जो होते हैं वह कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? जब ईस्ट मिला देते थे जो गूथे हुए आटा होता है उठ जाता है, उसका क्या कारण है? ताप में वृद्धि की वजह से, या द्रव्य के परिमाण में वृद्धि, या ईस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। तो साथियों, ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए जो आटे का उठना हो जाता है वो किस वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन की वजह से वह उठने लगता है। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अब हम प्रश्न करते हैं आज की जो हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे उसमें हम बायोलॉजी के प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है साथियों, वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 206। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 28। खोपड़ियों में अस्थियों की जो संख्या होती है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 28। हृदय गति कितनी होती है? तो 72 बार प्रति मिनट जो होती है हृदय की गति होती है। ध्यान रखिएगा, 72 बार प्रति मिनट। अगला प्रश्न क्या है,
प्रश्न अगला है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ, प्रश्न क्या है हमारा कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान रखना है कि कैंसर संबंधी जो रोगों का अध्ययन होता है वह ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो आंसर जाएगा तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा डेंटाइन के बने होते हैं। दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? जी हाँ, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की जो आकृति होती है वो पैर के चप्पल के समान होती है। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? ध्यान देना, एक भी आंख नहीं होती केंचुए की। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का संबंधित जो स्रोत है वह गाजर कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? जी हाँ, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? आंसर हो जाएगा चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का मानव का मस्तिष्क होता है। रक्त में कौन सी धातु है? तो रक्त में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, किण्वन का उदाहरण क्या है? जी हाँ, किण्वन का उदाहरण क्या है? हमारा प्रश्न क्या है, किण्वन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ये सब किण्वन के उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना या गीले आटे का खट्टा होना। अगला, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक, ध्यान देते हैं, पोषक तत्व प्रदान करता है? प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर जो होता है वह मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रेको एक उड़ने वाली छिपकली है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या, ड्रेको एक उड़ने वाली छिपकली है। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो जो किंग कोबरा होता है वह एकमात्र सांप होता है जो घोंसला बनाता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो हेल जो शार्क होती है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो साथियों, ये थे आज की क्लास के शानदार जबरदस्त प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हमारी शानदार जबरदस्त क्लास डेली सुबह 8 बजे आप लोग के सामने आ जाती है। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन हमारी क्लास का मिल सके, शानदार जबरदस्त क्लास का। साथियों, यदि आज की हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।